वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्योरिटी फ्रॉम द जुलाई मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो शायद फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्वांटम साइबर रेडीनेस। हाल ही में मीटी, सर्टेन और एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है सिसा, इन्होंने मिलकर एक व्हाइट पेपर जारी किया है। नाम है ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। जी, इसका मतलब तो यही हुआ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से जो डिसरप्टिव पोटेंशियल है, खासकर साइबर सिक्योरिटी में, उसके लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल सही कहा। और ये तैयारी मतलब आज से ही करनी होगी, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं रही अब। तो ये व्हाइट पेपर क्या कहता है? क्या ये बस एक सुझाव है या कोई चेतावनी? देखिए, ये व्हाइट पेपर एक तरह से एक बहुत जरूरी चेतावनी है। क्वांटम कंप्यूटर्स वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एकदम अलग है। हाँ, वो तो सुना है। ये कुछ खास तरह की बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इतनी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं जितनी आज के सुपर कंप्यूटर्स भी सोच नहीं सकते। ओह, और यहीं से साइबर सिक्योरिटी के लिए असली खतरा शुरू होता है। जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है ना, हाँ, जो हमारे डेटा को सिक्योर रखते हैं। एग्जैक्टली वो एल्गोरिदम्स जो आज बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, जैसे राइस्ट शामी राडलमैन मतलब आरएसए। हाँ, आरएसए एन्क्रिप्शन तो बहुत कॉमन है। जी, तो ऐसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स को पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स भविष्य में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। अरे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आज इनक्रिप्टेड है, सेफ समझी जा रही है, वो फ्यूचर में वल्नरेबल हो सकती है। ये तो वाकई चिंता की बात है, बहुत ज्यादा। व्हाइट पेपर में साफ लिखा है कि 2030 के बाद प्रोटेक्ट किए जाने वाले किसी भी डेटा को इमीडिएट रिस्क पर माना जाना चाहिए। 2030 मतलब 10 साल से भी कम समय में? जी, आज के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स शायद तब तक नाकाफी हो जाएं। इसे ठीक से समझने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े स्पेसिफिक साइबर थ्रेट्स को जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। वो कौन से खास खतरे हैं, जरा विस्तार से बताइए। इसमें कई तरह के खतरे हैं और काफी गंभीर हो सकते हैं। हाँ। पहला और शायद सबसे चिंताजनक है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर हमला। इसे शॉर्ट में HNDL कहते हैं। HNDL, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, ये क्या होता है? इसमें हमलावर क्या करते हैं कि आज की तारीख में भारी मात्रा में एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा लेते हैं, जैसे सरकारी सीक्रेट्स, फाइनेंशियल डेटा या पर्सनल कम्युनिकेशन, सब कुछ। अच्छा, चुरा लिया, लेकिन वो तो एन्क्रिप्टेड है। हाँ, आज एन्क्रिप्टेड है, वो उसे स्टोर करके रख लेते हैं, इस इरादे से कि भविष्य में जब उनके पास पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तब वो इस चुराए हुए डेटा को डिक्रिप्ट कर लेंगे। बाप रे, मतलब सालों पुराना सेंसिटिव डेटा अचानक एक्सपोज हो सकता है? बिल्कुल, सोचिए जरा इसका असर। दूसरा बड़ा खतरा है सिक्योर चैनल डिस्क्रिप्शन, सिक्योर चैनल्स? जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन। हाँ, बिल्कुल। डिफेंस कम्युनिकेशन, बैंकों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी इनक्रिप्टेड नेटवर्क कम्युनिकेशन है, क्वांटम कंप्यूटर्स उसे ब्रेक कर सकता है। सेंसिटिव बातचीत गलत हाथों में पड़ सकती है। ये तो जासूसी का एक नया लेवल हो गया। कह सकते हैं। तीसरा है सिग्नेचर इम्पर्सनेशन, मतलब डिजिटल सिग्नेचर की नकल। डिजिटल सिग्नेचर की नकल, उसे क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर्स हमलावरों को डिजिटल सर्टिफिकेट्स फोर्ज करने की ताकत दे सकते हैं। इससे वो किसी भरोसेमंद संस्था या व्यक्ति बनकर मैलवेयर फैला सकते हैं या बहुत टारगेटेड फिशिंग अटैक्स कर सकते हैं। पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन असली है, कौन नकली। एग्जैक्टली। और चौथा खतरा है नई जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। जीरो डे मतलब जिनके बारे में पता ही ना हो। हाँ, हो सकता है ऐसे नए क्वांटम एल्गोरिदम्स बन जाएं जो मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को अचानक बेकार कर दें। और क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी, यानी क्वांटम हमलों से बचाने वाली नई क्रिप्टोग्राफी को अपनाने में भी अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी कमजोरियां हो सकती हैं। ये तो वाकई क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिक्योरिटी के लिए एक फंडामेंटल चैलेंज है। वो HDL वाला खतरा तो बहुत डरावना है। आज की चोरी, भविष्य में नुकसान। जी, तो इन खतरों से निपटने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? क्या हम तैयार हो रहे हैं इस क्वांटम युग के लिए? हाँ, देखिए, भारत सरकार और एजेंसीज इस चुनौती को लेकर सजग हैं और कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं।
जैसे कि? सबसे बड़ा है नेशनल क्वांटम मिशन NQM। 2023 में इसे मंजूरी मिली। हाँ, NQM के बारे में सुना था। इसका एक अहम ऑब्जेक्टिव है भारत के अंदर करीब 2000 किलोमीटर तक क्वांटम सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना। क्वांटम सिक्योर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऐसा संचार जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी ना तोड़ सकें। बिल्कुल, ये फ्यूचर के सिक्योर कम्युनिकेशन की फाउंडेशन रखने जैसा है। फिर डिफेंस सेक्टर में DRDO भी काफी एक्टिव है। DRDO का क्या रोल है इसमें? DRDO ने हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC इनॉग्रेट किया है और उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी पर फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, इसके अलावा CDOT है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सिक्योर वीडियो IP फोन्स पर काम कर रहा है। इसरो ने भी 300 मीटर्स पर फ्री स्पेस QKD का सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ये फ्यूचर में सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सुनकर अच्छा लगा कि नेशनल लेवल पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। NQM, DRDO, इसरो सब लगे हुए हैं। लेकिन ये तो हुई सरकारी पहल है। व्हाइट पेपर ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जैसे कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनके लिए क्या रोड मैप सुझाया है? उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाइट पेपर ने एक काफी सिस्टमैटिक अप्रोच सुझाया है। इसे हम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स या एरियाज में बांट सकते हैं। ओके। पहला स्टेप है फाउंडेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब पहले अपनी स्थिति का आकलन करो, फिर रणनीति बनाओ। इसमें क्या करना होगा? इसके तहत सबसे पहले क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स QBOM तैयार करने की सलाह दी गई है। QBOM, ये क्या चीज है? QBOM बेसिकली एक इन्वेंट्री है, एक लिस्ट जो बताएगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ-कहाँ किस तरह की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। अच्छा, कहाँ क्या एन्क्रिप्शन लगा है उसकी पूरी लिस्ट। हाँ, इससे रिस्क्स को प्रायोरिटाइज करने में मदद मिलेगी। फ्यूचर में कौन सी क्वांटम सेफ टेक्नोलॉजी खरीदनी है ये तय कर पाएंगे। सिस्टम्स को अपग्रेड करने की प्लानिंग हो सकेगी और कंप्लायंस ऑडिट्स में भी आसानी होगी। मतलब पहले ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ खड़े हैं। सही बात है। और इसी में AI एनहांस्ड रिस्क असेसमेंट का यूज करने का भी सुझाव है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्रिप्टोग्राफी यूसेज में पैटर्न्स पहचान कर पोटेंशियल वीकनेसेस बता सकते हैं जो शायद इंसानी नजर से चूक जाएं। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप, असेसमेंट और प्लानिंग। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप है टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, यानी टेक्नोलॉजी तैयार करना और अपनी क्षमता बढ़ाना। इसमें क्या शामिल है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC। इम्प्लीमेंटेशंस को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने से पहले रिगोरसली टेस्ट और वैलिडेट करना। मतलब नए एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांचना। बिल्कुल, ये नए हैं तो पक्का करना होगा कि ये वाकई सिक्योर और इफेक्टिव है। फिर हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी अपनाने का सुझाव है। हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी मतलब मिला जुला? हाँ, ट्रांजिशन फेज में एग्जिस्टिंग क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और नई क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिदम्स दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना। इससे ट्रांजिशन स्मूथ होगा और सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, असेसमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी रेडीनेस हो गई। तीसरा स्टेप? तीसरा है फेज्ड ऑर्गेनाइजेशनल रोल आउट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लागू करना। कैसे? देखिए, सिर्फ PQC टेक्नोलॉजी ले आना काफी नहीं है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफ्लोज में एम्बेड करना होगा। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेटेड की मैनेजमेंट, साइनिंग प्रोसेसेस, इन सब में PQC को इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, पॉलिसीज भी बदलनी होंगी? जी हाँ, सिक्योरिटी और ICT पॉलिसीज को अपडेट करके। जो स्टैंडर्ड्स बॉडीज हैं जैसे NIST, उनके द्वारा अप्रूव्ड PQC एल्गोरिदम्स को मैंडेट करना होगा। कौन से टूल्स यूज होंगे ये डिफाइन करना होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल वेंडर्स सबके सिस्टम्स पर ये स्टैंडर्ड्स लागू करने होंगे। ये तो काफी काम है। चौथा और आखिरी स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है रेजिलियंस, मॉनिटरिंग एंड फ्यूचर प्रूफिंग। मतलब सिस्टम को लचीला बनाना, लगातार निगरानी रखना और फ्यूचर के लिए तैयार रहना। इसमें क्या सुझाव है? इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD एक्सप्लोर करने का सुझाव है। QKD
क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और ये पीक्यूसी के साथ मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री फिजिक्स बेस्ड सिक्योरिटी लेयर दे सकता है। मतलब पीक्यूसी और क्यूकेडी मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। व्हाइट पेपर 2 स्पेसिफिक पीक्यूसी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम्स का जिक्र करता है, MLDSA और SLHDSA। ये निस्ट द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है। MLDSA और SLHDSA जी, इन दोनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, ये एल्गोरिदम्स मौजूदा तरीकों की तुलना में लार्जर क्रिप्टोग्राफिक पेलोड्स जनरेट करते हैं और इन्हें चलाने के लिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल डिमांड्स होती हैं। मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। हाँ, ये खास तौर पर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट साइनिंग एप्लीकेशंस के लिए एक चैलेंज हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट, फाइनेंशियल या लीगल डॉक्यूमेंट्स। समझ गया। तो ये रोड मैप तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्यूबियोम से पीक्यूसी टेस्टिंग और क्यूकेडी एक्सप्लोरेशन तक। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को इंतजार नहीं करना, एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि क्वांटम रेवोल्यूशन तो होना ही है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइसिवली और स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे, वो न केवल अपने डेटा को क्वांटम रिस्क से बचाएंगी, बल्कि क्वांटम रेजिलिएंट फ्यूचर को शेप करने में भी लीड करेंगी। सही कहा। ये वाकई एक कॉल टू एक्शन है तैयारी के लिए। चलिए अब क्वांटम के फ्यूचर से निकलकर वर्तमान की कुछ जमीनी हकीकतों पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हाल ही में खबरों में थे। पहला नाम है ऑपरेशन महादेव। इसके बारे में बताएं। हाँ, ऑपरेशन महादेव ये इंडियन आर्मी, CRPF और JNK पुलिस का एक जॉइंट काउंटर टेरर मिशन है। जॉइंट मिशन कहां पर? कश्मीर घाटी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है घाटी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके फॉरेन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना। फॉरेन टेररिस्ट मतलब जो बाहर से आए हैं। जी, अक्सर इन्हें पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जैसे LET का सपोर्ट होता है। ये ऑपरेशन घाटी में सिक्योरिटी सिचुएशन मेंटेन करने और टेरर नेटवर्क्स को डिसरप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा बलों का ये तालमेल वाकई जरूरी है। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मेडमैक्स। ये किस बारे में था? ऑपरेशन मेडमैक्स ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने चलाया था। NCB तो ये ड्रग से जुड़ा होगा। बिल्कुल। इसका निशाना था इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड, मतलब जो दवाएं हैं उनका अवैध व्यापार। अच्छा, फार्मा ड्रग्स का अवैध धंधा। इसमें NCB को क्या सफलता मिली? ये ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। NCB ने एक बड़े ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। एक ऐसा इंटरनेशनल गैंग जो 4 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। 4 कॉन्टिनेंट्स में ये लोग क्या स्मगल कर रहे थे? कंट्रोल्ड मेडिसिन्स, ऐसी दवायां जिनका मिसयूज हो सकता है और जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, इनकी स्मगलिंग कर रहे थे ये लोग। और इनका तरीका क्या था, कुछ खास? हाँ, यहीं पर मॉडर्न क्राइम का एंगल आता है। ये सिंडिकेट कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करता था, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। अच्छा, और माल कैसे भेजते थे? ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स यूज करते थे, मतलब माल सीधे मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक, बीच के स्टोरेज पॉइंट से बचते हुए, ताकि पकड़े जाने का रिस्क कम हो। हाँ, और पेमेंट उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। क्रिप्टो करेंसीज, ताकि पैसों का लेन देन छुपा रहे। एग्जैक्टली। ये पूरा नेटवर्क दिखाता है कि कैसे आज के इलिसिट ट्रेड में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो और ट्रांसनेशनल लॉजिस्टिक्स आपस में जुड़ गए हैं। और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए नई और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस खड़ी कर रहा है। सही कहा। डिजिटल युग का असर अपराध पर भी साफ दिख रहा है। एजेंसीज के लिए काम और मुश्किल हो गया है। चलिए अब डिफेंस सेक्टर में हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 78 की। जी, हाल ही में INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 78 का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है, इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। ये प्रोजेक्ट 78 है क्या? हाँ, INS उदयगिरी का शामिल होना नेवी के लिए एक बड़ा कदम है। प्रोजेक्ट 17A ये इंडियन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली जो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स है ना, जी, प्रोजेक्ट 17 वाले, जी, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, हाँ, दुश्मन के जहाजों से या इनकमिंग एरियल थ्रेट्स जैसे मिसाइल या दुश्मन के विमानों से प्रोटेक्ट करना। तो ये नए P-17A जहाज पुराने P-17 शिवालिक क्लास से कैसे बेहतर हैं? क्या अपग्रेड्स हैं इनमें? P-17A शिप्स में कई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स है। सबसे खास तो है एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स। स्टेल्थ फीचर्स मतलब
रडार पे दिखते नहीं। हाँ, मतलब दुश्मन के रडार या सोनार पर इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इससे इनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सेंसर्स लगे हैं, जो P-17 क्लास से एक बड़ा अपग्रेड है। ये मल्टी मिशन फ्रिगेट्स हैं, ब्लू वाटर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में केपेबल हैं, मतलब गहरे समुद्र में, तट से दूर। अच्छा। ये इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट के एरिया में कन्वेंशनल थ्रेट्स जैसे दुश्मन के वॉरशिप और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जैसे पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग, दोनों से डील कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये भारत में ही बन रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सही। ये तो वाकई नेवी की स्ट्रेंथ में एक बड़ा एडिशन है, स्पेशली स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ। अगली डेवलपमेंट है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ERASR। इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। जी हाँ, ERASR का टेस्ट डिफेंस रिसर्च में एक और अचीवमेंट है। ये पूरी तरह से इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट है। एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बियों के खिलाफ? हाँ, इसे इंडियन नेवल शिप से फायर किया जाता है एनिमी सबमरीन से कॉम्बैट करने के लिए। सबमरीन्स पानी के नीचे छिपी रहती हैं और नेवी के लिए बड़ा खतरा होती हैं। तो ERASR उन्हें कैसे निशाना बनाता है? इसकी एक खासियत है ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन। इससे ये रॉकेट हाई एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रेंज रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, मतलब अलग-अलग दूरी पर मौजूद सबमरीन्स को निशाना बना सकता है। और इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी? इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का इस्तेमाल होता है। ये रॉकेट को सबमरीन के पास ठीक समय पर डेटोनेट करने में मदद करता है ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। और इसे बनाया किसने है? इसे DRDO की पुणे वाली लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE ने डिजाइन और डेवलप किया है। ये हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का एक और एग्जाम्पल है। DRDO का काम वाकई शानदार है। अब बात करते हैं अस्त्रा मिसाइल की। इसकी भी खबर आई थी हाल में। हाँ, अस्त्रा मिसाइल ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हाल ही में DRDO और इंडियन एयरफोर्स IAF ने Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से अस्त्रा मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। Su-30 से? जी, और इस टेस्ट की खास बात थी कि इसमें इंडिजिनस RF सीकर लगा था। RF सीकर, ये क्या होता है? RF सीकर आप कह सकते हैं मिसाइल की आंख होता है। ये टारगेट को ढूंढता है, उस पे लॉक करता है और मिसाइल को उस तक गाइड करता है। और ये इंडिजिनस है, मतलब भारत में बना हुआ? हाँ बिल्कुल, इंडिजिनस सीकर होने का मतलब है कि हम इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एस्ट्रा मिसाइल है क्या असल में? इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? एस्ट्रा एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, BVRAM। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब नजर की पहुंच से दूर। हाँ, मतलब ये मिसाइल उन एनिमी एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकती है जो पायलट को डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे, काफी दूरी पर हैं। इसे हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स को एंगेज और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बहुत तेज फुर्तीले दुश्मन के फाइटर जेट्स। और इसे बनाया किसने है? इसे पूरी तरह से DRDO ने डेवलप किया है। इसमें ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है। रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, बहुत एक्यूरेट और लीथरल। 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और इंडिजिनस सी का, ये तो IAF के लिए बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल, हवा से हवा में मार करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। यहाँ एक और मिसाइल का जिक्र है, प्रलय मिसाइल। इसके भी टेस्ट्स हुए हैं। जी हाँ, प्रलय मिसाइल ये भी हाल में न्यूज में थी। DRDO ने ओडिशा कोस्ट पर प्रलय मिसाइल के 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए। प्रलय? ये कैसी मिसाइल है? प्रलय एक सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज, सॉलिड प्रोपेलेंट, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज और क्वाजी बैलिस्टिक, ये क्या होता है? क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनका ट्रैजेक्टरी लो होता है। वो बैलिस्टिक पाथ लेती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फ्लाइट के दौरान कोर्स चेंज कर सकती हैं, मैन्यूवर्स कर सकती हैं। अच्छा, मतलब पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हाँ, इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना आसान हो जाता है। और प्रलय की एक और खास बात, ये हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकती है, माक 5 से ऊपर। हाइपरसोनिक मतलब आवाज से 5 गुना तेज? जी, इतनी तेज गति के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। इसे किसने बनाया है?
इसे हैदराबाद बेस्ड DRDO फैसिलिटी रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने दूसरी फैसिलिटीज के कोलैबोरेशन में इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? इसकी स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। 150 से 500 किलोमीटर? तो ये टैक्टिकल रोल के लिए हुई। हाँ, इस रेंज से ये बॉर्डर पर दुश्मन के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जैसे कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स, इनको निशाना बनाने के लिए काफी इफेक्टिव हो सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड और मनोवर करने की क्षमता ये प्रलय को वाकई एक डेंजरस वेपन बनाती है। तो हमने देखा कि भारत क्वांटम थ्रेट से लेकर ट्रेडिशनल डिफेंस तक हर फ्रंट पर तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। ये इंटरनेशनल कॉपरेशन और रेडीनेस टेस्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट वे है। काफी सारी एक्सरसाइजेस हुई हैं हाल में। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा से। बिल्कुल, मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका 14th एडिशन जो इंडिया और सिंगापुर के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हाल ही में कमेंस हुई है। इंडिया सिंगापुर? यस। ये कब होती है? ये 2025 में होने वाली एक्सरसाइज है, पर शुरुआत अभी हुई है। इस बार ये एक्सरसाइज एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX और कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम के रूप में कंडक्ट की जा रही है। अच्छा, TTX और कंप्यूटर वॉर गेम। हाँ, TTX में ऑफिसर्स बैठकर प्लान्स बनाते हैं, सिनेरियोज डिस्कस करते हैं और कंप्यूटर वॉर गेम में सिमुलेशन यूज होता है। इस एक्सरसाइज का मेन एम है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, यानी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वाले युद्ध के लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को वैलिडेट करना और इम्प्रूव करना। ठीक है, सिंगापुर के साथ ये अभ्यास महत्वपूर्ण है। अगला नाम है भारत NCX 2025। ये तो नाम से ही साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लग रही है। आप बिल्कुल सही समझे, भारत NCX 2025। इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ है हाल ही में। ये एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसे कौन कंडक्ट कर रहा है? इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NSCS ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU गांधीनगर के कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने शुरू में क्वांटम साइबर रेडीनेस की बात की थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये और रेलेवेंट हो जाती है। निश्चित रूप से सीधा कनेक्शन है। भारत NCX 2025 के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं देश की नेशनल साइबर रेजिलियंस और रेडीनेस को स्ट्रेंथन करना। मतलब साइबर अटैक्स को झेलने, उनसे रिकवर करने और इफेक्टिवली काउंटर करने की कैपेबिलिटी बढ़ाना। इसमें होता क्या है? ये एक्सरसाइज रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स को सिमुलेट करती है ताकि पार्टिसिपेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। अच्छा। इसके की फीचर्स में है लाइव फायर साइबर सिमुलेशंस, जहां पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में मॉक अटैक्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और AI इंटीग्रेटेड साइबर डिफेंस ट्रेनिंग भी है। ये साइबर वॉरियर्स की नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने में मदद करेगी। ये बहुत जरूरी है। साइबर थ्रेट्स तो बढ़ती ही जा रहे हैं। अब मैरीटाइम एक्सरसाइजेस पर आते हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी हुई है। हाँ, सिम्बेक्स इंडियन नेवी ने सिंगापुर में हुई 32nd सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। 32nd मतलब ये काफी पुरानी एक्सरसाइज है। जी हाँ। सिम्बेक्स इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच होने वाली एनुअल एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तब इसका नाम था एक्सरसाइज लायन किंग। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये इंडिया की किसी भी दूसरे देश के साथ सबसे लंबे अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ड्रिल्स में से एक है। वाह, ये तो इंडिया सिंगापुर के स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज दिखाता है। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज इंडिया के विजन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी अलाइन करती है। इसमें कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम मैनूवर्स होते हैं, जिससे दोनों नेवीज को बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने और इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करने का मौका मिलता है। 32 साल से लगातार, ये वाकई खास है। इसके बाद है टैलिस्मन सेबर एक्सरसाइज 2025। ये तो काफी लार्ज स्केल एक्सरसाइज लग रही है। कई देश शामिल हैं इसमें। 1000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल, 19 देश, 35,000 सैनिक। कौन कौन से देश हैं? मेजर पार्टिसिपेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, UK वगैरह शामिल है। मलेशिया और वियतनाम ऑब्जर्वर्स थे। और ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, मतलब किन डोमेन्स में? लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर स्पेस, मतलब वॉरफेयर के ऑलमोस्ट सभी डोमेन्स में। इसमें लाइव फायर एक्सरसाइजेज, फील्ड ट्रेनिंग,
एम्फीबियस लैंडिंग्स, एम्फीबियस लैंडिंग्स मतलब समुद्र से जमीन पर सेना उतारना। हाँ, ग्राउंड फोर्स मैन्यूवर्स, एयर कॉम्बैट, मैरिटाइम ऑपरेशंस सब कुछ शामिल है। ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट दिखाती है। इंडिया की पार्टिसिपेशन इंडो पैसिफिक में एक रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर उसकी भूमिका को भी हाईलाइट करती है। ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है। आखिर में एक और एक्सरसाइज का जिक्र है, जा माता एक्सरसाइज। जी, जा माता एक्सरसाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कोस्ट गार्ड्स के कोऑपरेशन के लिए। हाल ही में जापानीज कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा चेन्नई आया था। अच्छा, जापानीज कोस्ट गार्ड। हाँ, वो जॉइंट एक्सरसाइज जा माता के लिए आया था। जा माता जापानीज में सी यू लेटर होता है। ये जापान और इंडिया कोस्ट गार्ड के बीच एक जॉइंट सी एक्सरसाइज है। कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज नेवी से अलग? हाँ, कोस्ट गार्ड का रोल थोड़ा अलग होता है। वो मेनली मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, पोल्यूशन रिस्पॉन्स इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एम क्या था? एम था दोनों कोस्ट गार्ड्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एनहांस करना, कॉम्बैट स्किल्स रिफाइन करना, जैसे एंटी पायरेसी ड्रिल्स, और इफेक्टिव जॉइंट ऑपरेशंस के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्ट्रेंथन करना। ये मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक और एग्जाम्पल है। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई, डिफेंस और सिक्योरिटी में और डीप इंटीग्रेट हो रही है, क्या वॉरफेयर के एथिकल डायमेंशंस, नैतिक पहलू भी बदल रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।